तो सभी बच्चों, गवर्नमेंट ग्रांट हमने शुरू की है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, हो गए थे। ऑटम 19 ये कुछ सवाल हैं बच्चों। ये गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक ज्यादातर आपको ना थ्योरेटिकल आएगा, थ्योरी में आएगा। मतलब आपसे कहेगा "भी जनाब ये हो गया है, बताओ ये कहाँ पे रिकॉर्ड करें, क्या रिकॉर्ड करें"। अंग्रेजी पूछी जाएगी, ठीक है जी। ये ऑटम 19 में सवाल आया था, अंग्रेजी पूछी है उसने। स्प्रिंग 23 में सवाल आया था, अंग्रेजी पूछी है उसने। ऑटम 23 में सवाल आया था, नहीं, इसमें अंग्रेजी नहीं पूछी। ये शार्क लिमिटेड वाला सवाल ये किया आपने कि नहीं किया? हो गया था, क्यों? चलो देखते हैं जी। शार्क लिमिटेड establish a desalination plant at a total cost of 300 million in a coastal area to provide clean drinking water। करना क्या है जी? एक स्टैक्स बनाने हैं और उसने कंपैरेटिव फिगर भी मांगी है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2022 का साल है तो 2021 का डाटा भी लिखेंगे साथ। समझ लगी बात? और ये प्लान कब लिया? कब लिया जी? 19 में। हमें 22 का और 21 का डाटा चाहिए, 20 का और 19 का डाटा नहीं चाहिए। समझ लगी ना? प्लान कब लिया था? 19 में। तो 19 में जो कुछ हुआ हमें उसके उससे क्या लेना देना? हमारा वो वाला साल है ही नहीं। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? and had an estimated useful life and residual value of 6 years and 30 million respectively। ओके, यहाँ तक की बात समझ लगी? 19 में प्लांट लिया, 19 में डेप्रिशिएट हुआ होगा, 20 में भी डेप्रिशिएट हुआ होगा, 21 में भी हुआ होगा, 22 में भी हुआ होगा। 19-20 में क्या हुआ हमें उससे कोई लेना देना। हमारा फोकस क्या है? 21 और 22 है। ठीक हो गया, आगे पढ़ते हैं। और यकम जनवरी 20 एसएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 160 मिलियन। अब जरा ध्यान से, हमने प्लांट कब लगाया? 19 को। उस वक्त प्लांट की लाइफ क्या थी? 6 साल। और हमने यकम जनवरी 20 को ग्रांट मिली है, लेकिन यकम जनवरी 20 वाले दिन जब हमें पैसे मिले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त प्लांट की लाइफ कितनी थी? 5 साल। क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से मेरी बात का जवाब देना है। देखो, इससे पहले हमने जितने सवाल किए ना, प्लांट जिस साल में मिला है ग्रांट भी उसी साल में मिली है। ठीक है, तो प्लांट अगर 5 साल डेप्रिशिएट हुआ तो ग्रांट भी 5 साल डेप्रिशिएट हुई है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है? प्लांट मिला 19 में और ग्रांट कब मिली है? 20। तो चीजें मैच नहीं हो रही। अच्छा, अगर प्लांट को 6 साल में डेप्रिशिएट करेंगे तो क्या ग्रांट को भी 6 साल में डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा कि प्लांट 1 साल पहले खत्म हो जाएगा और ग्रांट 1 साल बाद में जाके खत्म हो। नहीं समझ आ रही? तो बोलो तो सही। प्लांट कब लिया? 19 में। कब खत्म हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। 25 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्लांट को हम 6 साल में डिवाइड करते जाएंगे, हर साल की डेप्रिसिएशन आती जाएगी। ग्रांट कब मिली? 20 में। 19 में तो नहीं मिली ना। तो 19 में ग्रांट को इनकम बना सकते हैं? 19 में ग्रांट को इनकम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? मिली नहीं थी। क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? है ही नहीं। मिली कब? 20 में। अब पॉइंट ये किसके अगेंस्ट मिली? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, ऐसी है। अच्छा, हम कहते हैं कि जितने साल एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे उतने साल ही ग्रांट को डेप्रिशिएट करेंगे, हमने पहले पढ़ा हुआ है, ऐसी है। तो प्लांट को तो डिवाइड कर रहे हैं 6 पे। सवाल यह है कि ग्रांट को भी 6 पे डिवाइड करें। अगर ग्रांट को 6 पे डिवाइड करेंगे इसका मतलब है इस ग्रांट को 6 सालों में आपने इनकम में कन्वर्ट करना है। तो ये फिर ग्रांट कब खत्म होगी? ये तो 26 में खत्म होगी।
जबकि प्लांट कब खत्म हो चुका है? वो तो 25 में हो चुका है। समझ आई? मतलब जब प्लांट खत्म हो गया उसके बावजूद ग्रांट आपकी किताबों में लाइबिलिटी के तौर पर पड़ी हुई है, जो अगले साल 26 में जाके इनकम में कन्वर्ट होगी। तो ये तो मिसमैच हो गया। समझ आएगी बात? करना क्या है? प्लांट को डिवाइड करेंगे 6 पे, लेकिन ग्रांट को डिवाइड करेंगे 5 पे। क्यों? क्योंकि जिस दिन ग्रांट मिली थी उस दिन प्लांट की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 5 साल। तो ग्रांट को उन 5 सालों में खत्म करें। समझ लगी बात? अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि ग्रांट पहले मिल जाए, प्लांट बाद में लिया हो, तो फिर ग्रांट को इनकम बनाना शुरू कर दें। उल्टा काम हो गया। ग्रांट मिली 19 में, 1 जनवरी 19 को ग्रांट मिल गई। प्लांट कब लिया? 1 जनवरी 20 को। अब तो ग्रांट अगर 19 में मिल गई है तो उसको 6 पे डिवाइड करके उस साल में इनकम में शिफ्ट नहीं करें, क्योंकि उसका ताल्लुक किसके साथ है? प्लांट ही नहीं लिया। प्लांट नहीं लिया तो ग्रांट इनकम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अगर फर्स्ट करो 4 साल तक प्लांट नहीं लिया, तो 4 साल तक ग्रांट इनकम में कन्वर्ट नहीं करें। ये पॉइंट समझ लगे? जिस साल प्लांट मिलेगा उस साल से ग्रांट इनकम में कन्वर्ट हो। नहीं समझ आई? दो सिनेरियो है। प्लांट पहले मिल गया, ग्रांट बाद में मिली, क्या करें? प्लांट तो अपनी टोटल लाइफ में डिवाइड होगा। ग्रांट जो प्लांट की बची हुई जिंदगी है उस पर डिवाइड होगा। ग्रांट पहले मिल गई, प्लांट बाद में मिला, तो ग्रांट जितनी मिली है वो उतनी लाइबिलिटी पड़ी रहेगी, वो कभी भी इनकम में कन्वर्ट नहीं करेगा। प्लांट जिस साल में मिलेगा उस साल से ऑनवर्ड ग्रांट डेप्रिशिएट होगी उसी लाइफ पे जो प्लांट की लाइफ। ये पॉइंट समझ आ गया? नहीं समझ आया? ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है जो आई कैप ने सवाल में टेस्ट किया है। प्लांट कब मिला? 19 में, 6 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे। ग्रांट कब मिली? 20 में, तो 5 साल पे डेप्रिशिएट। क्लियर है? टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्लांट, द सैंक्शन लेटर स्टेटेड that SL should also operate the plant of for at least 300 days in each of the next 3 years। वो कहता है कंडीशन ये लगाई है गवर्नमेंट ने कि हर साल प्लांट 300 दिन चलना चाहिए। साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो साल में संडे कितने होते हैं? एक साल में संडे कितने होते हैं? 56। 56 कैसे है? तो 12 × 4 = 56। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कितने पढ़े पढ़े सी? हाँ, हालात ये हो गए हैं। हैं, पहाड़ियां का सत्यानाश होया पाया। हाँ भाई, 56 क्या आंसर आएगा? 82 है। आपको तो 48 आंसर है। तो ये बातें बचपन की हैं कि 55 की हैं? सोचो तो सही। ये छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं में हमने तय किया हुआ ये चीजें, जो आज दोबारा कंफ्यूज कर रही हैं। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो संडे 56। शाबाश भाई शाबाश। एक साल में 52 हफ्ते वीक होते हैं। तो अगर वीक 52 होते हैं तो संडे 56 होंगे। कभी कभी हम मंडे को भी संडे मान लिया करेंगे। हाँ भाई, आप तो कह रही है महीने में 4 होते हैं, तो 12 × 4 = 52। तो 52 कैसे होते हैं? हर महीने में 4 वीक होते हैं, तो साल में 12 महीने होते हैं। 12 × 4 = 52। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब हमने बचपन में जो पढ़ा था सब गलत पढ़ा है? हाँ जी। अगर महीने में 4 हफ्ते हों, इसका मतलब ये हर महीना 28 का होगा। क्या हर महीना 28 का होता है? नहीं, कुछ ना कुछ 5वें हफ्ते के दिन भी एक महीने में आ जाते हैं।
क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाता, लिहाजा हम कहते हैं 4 हफ्ते, हालांकि हर 4 हफ्ते हर महीने में नहीं होते, सिवाय फरवरी का महीना, क्योंकि वो महीना 28 का होता है। समझ लगी बात? तो साल में कितने वीक होते हैं? 52। तो संडे कितने होंगे? 52 ही होंगे ना, क्या 56 होंगे? अच्छा, अब 365 दिन होते हैं साल में, कितने दिन होते हैं? तो 52 तो बीच में संडे निकल गए। क्या आंसर आया? 313। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, अल्लामा इकबाल ਦੇ पैदा होने की छुट्टी। तो क्या आपको लगता है कि आप 300 दिन प्लांट चला लेंगे? इसका मतलब है कि दुनिया गई होगी छुट्टी पे, आपने पीछे से प्लांट चला देना है। क्यों बोला? क्योंकि अगर 300 दिन प्लांट ना चला, पैसे देने पड़ेंगे। और याद रखना, जिस दिन आप छुट्टी पे गए होंगे ना, उस दिन गवर्नमेंट वाले पहुंचोगे वहां कि प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि साल में 300 दिन काम होता नहीं है। नहीं समझ रही? साल में 300 दिन काम, अभी तो ये आसम मुदीर की छुट्टी भी आनी है। ठीक हो गया? ये जो जंग हुई है, केड़ी तरीके जंग हुई? 7 महीने, 10 लोग के 7 यही नहीं पता। साड़ी जिंदगी की जंग हुई है तो दिन तय नहीं हो पा रहा। 10 मई कि 9 मई? 9 मई की छुट्टी भी पाओ। ठीक हो गया? तो जी इंडिया को जंग जीती है, वो छुट्टी भी पाओ। ठीक हो गया? नहीं समझ आ रही? तो साल में 300 दिन कोई कंपनी नहीं चलती, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं चलती, क्योंकि छुट्टियां इतनी हैं। 300 दिन काम नहीं कोई करता। समझ लगी? तो लिहाजा उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी जी आप पूरी ना कर सके। बरत एट इंसेप्शन देर वाज ए रीजनेबल अश्योरेंस दैट कंडीशन ऑफ द ग्रांट शैल बी कंप्लाइड विद। हमने कहा मुहर्रमों में भी चला लेंगे, संडे को भी आगे प्लान चला लेंगे, टेंशन कोई नहीं, ग्रांट आंगे बस। क्योंकि ग्रांट मिल कितनी रही है? 160 मिलियन आंदा है, पैड़ा लग रहा है। वो बोलो तो सही, कोई मसले नहीं। प्लान कितने का था और गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है? आधे से ज्यादा पैसे दे रही है। तो संडे को प्लान चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? मैंने कहा संडे की जरा मर्जी डे हुए प्लान चलेगा। तो बेवकूफ होगा प्लान बंद करेगा संडे को, यार आज संडे आज काम नहीं करेंगे, कैसा हो सकता है? मैंने कहा भाई प्लान चलाओ, दुनिया इधर दी उधर हो जाए, प्लान नहीं रुकना चाहिए। जंग लग गई कोई मसला नहीं, प्लान चलाओ। ठीक है? प्लान चलना चाहिए, क्योंकि 160 मिलियन वापस नहीं करना, जो मर्जी हो। ठीक है ना? आई लक्ष्मी किसी को बुरी लगती, और है भी 160 मिलियन। अगर कोई 16,000 होता तो चलो कह दे यार लानत भेजो, संडे को सो चुप करके 16,000 दे देंगे, जान छुड़ा रहा। ये 160 मिलियन है, उर्दू में बोला भी नहीं जा रहा। उर्दू में कितना बनता है? 16 करोड़। ठीक हो गया? बरल SL रिकॉर्डेड द ग्रांट एज डेफर्ड इनकम। उसने बता दिया अप्रोच कौन सी है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट अप्रोच है कि इनडायरेक्ट अप्रोच है? डायरेक्ट अप्रोच है। उसने बता दिया कि डेफर्ड इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लाइबिलिटी मान रहा है वो। तो इनडायरेक्ट में तो पहले दिन ही उड़ा रहे होते हैं। उसने बता दिया कि हम इसको क्या मान रहे हैं, लाइबिलिटी में। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? तो हमें पैसे मिले, हमने बैंक को डेबिट किया और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट किया। हम इस 160 मिलियन को प्लांट में से माइनस नहीं करेंगे। प्लांट अलग डेप्रिशिएट होगा और ग्रांट अलग डेप्रिशिएट होगा। और जैसे ही पैसे मिले, गवर्नमेंट ने कहा 300 दिन प्लांट चलाना है, ऐसे आखिर मसला ही कोई नहीं। मसला प्लांट तो चलेगा, मालिक फौत हो गया, जनाजे का टाइम है 11 बजे, प्लांट चलेगा। क्योंकि जनाजे में सिर्फ मालिक और उसके फैमिली वाले नहीं होंगे, गवर्नमेंट अफसर भी आगे जनाजा पड़ेगा वेखना से कि 300 दिन पूरे कर देने के नहीं करते। नहीं समझ आई? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट। तो बच्चों 2022 से पहले पहले सब सुकून था।
तो 2022 से पहले पहले जो कुछ हुआ होगा उसके बारे में सोच लेते हैं पहले। 2022 से पहले पहले इसका मतलब यह 2021 का साल सुकून से गुजरा होगा। साल तो 20 का भी सुकून से गुजरा होगा और 19 का भी सुकून से गुजरा होगा। अब 19 वाले साल में प्लांट तो था, ग्रांट नहीं थी। 19 वाले साल में प्लांट तो था, ग्रांट तो प्लांट था, आपकी बैलेंस शीट में आएगा, डेप्रिशिएट भी होगा, आपकी इनकम स्टेटमेंट में उसका डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी आएगा, लेकिन ग्रांट का कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रांट उस वक्त थी नहीं। ग्रांट कब आई? 20 में आई। तो 2020 में प्लांट भी डेप्रिशिएट होगा, ग्रांट भी डेप्रिशिएट होगी, और बैलेंस शीट में उसके दो टोटे करके लिखेंगे, करंट और नॉन करंट। यहाँ तक की बात सुन लगी। 21 का साल भी सुकून से गुजर जाएगा, प्लांट भी डेप्रिशिएट होगा, ग्रांट भी डेप्रिशिएट होगा, प्लांट 6 पे डिवाइड होगा, ग्रांट 5 पे डिवाइड होगा। यहाँ तक सब कुशल मंगल है। अब आ जाते हैं जी 22 में। 22 में क्या हुआ? द प्लांट वॉज नॉट ऑपरेटेड फॉर 120 डेज। 120 दिन तक प्लांट नहीं चल सका। गवर्नमेंट वाले आए, रात के 2-3 बजे आए, बाहर से वापडा वाली तारें काट के ले गए। ना वापडा होएगी ना प्लांट चलेगा। हम अगले दिन मीटर ढूंढ रहे हैं, साढ़ा मीटर ही कोई नहीं। हम साइंस से बात की कि यार तुहाडी मेहरबानी सानू प्लांट अपने मीटर चला लैंदे हो। उन्होंने आख्या तुहाडा साडा पूरा घर जिहड़ा है वो सिंगल फेज मीटर ते चलदा पिया, तुसीं प्लांट लाओगे सारा मीटर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, पटाखा वज जाना, नहीं चला सकते। साथ वाले साहब से बात की, उनसे बात की, पूरे मोहल्ले ने कहा कि भाईजान सारा छोटा जा मीटर है, थोड़ा प्लांट नहीं चल सकता। हमने सोलर वाली भी बात करके देखी, प्लेटें इंपोर्ट करवाई हैं, ठीक हो गया जी, सोलर इन्वर्टर मंगवाया, लगवा रहे हैं सारा कुछ, ग्रीन मीटर नहीं लग रहा। क्योंकि ग्रीन मीटर किसने लगाना है? वापडा ने, वही तो काट के लाके गए ना पिछला। नहीं समझ आ रही बात? ठीक हो गया। तो लिहाजा किसी ना किसी तरीके से, कितने महीने बंदे हैं? 4 महीने बंदे, 4 महीने तक प्लांट नहीं चल पाया। तो क्या ये बात सिर्फ हमको पता होगी? उनकी वजह से तो नहीं चल पाया। वो तो जैसे ही उनको पता लगेगा कि हूं पाए सारा साल प्लांट चला रहे, 120 दिन गुजर गए, अब ये जो मर्जी कर ले, 300 दिन नहीं चला सकते। ठीक है जी। Owing to this, the government issued notice to SL for repayment of 100 million। आ गया नोटिस, 4 महीने गुजरे, उन्होंने क्या भाईजान जो मर्जी करो, सुबह दोपहर शाम प्लांट चलाओ, 300 दिन पूरे नहीं होते, पैसे कटो। समझ लगी है? अब उन्होंने हमसे जो पैसे मांगे, कितने मांगे? क्यों मांगे? क्योंकि हमने कहा यार देखो मीटर सारा तुम कट के लै गए, कसूर तो थोड़ा। ठीक है, शुरू शुरू में तुमने नहीं माना, बाद में वो मान गए कि हाँ यार इस तरह से था कि आपका जो मीटर था वो 3 फेज नहीं था, वो आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगवाया हुआ था, ट्रांसफार्मर लगवाना चाहिए था, प्लांट इतना हैवी चला रहे हैं आप, तो ट्रांसफार्मर चूंकि आपने नहीं लगाया था, किसी ने शिकायत कर दी, हमने आपका मीटर काट लिया। तो ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ यार ਤੁਸੀਂ आप ही मीटर ਕੱਟ के लैके गए हो, तो उतो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ को पैसे मांग रहे हो। उन्होंने कहा देखो अब गलती तो हो गई ना, तो चलो आप ऐसा करो 160 मिलियन ना दो, कितने दे दो? 100 मिलियन दे दो। हमारा अकाउंटेंट परेशान हो गया, उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता है 160 मिलियन सारा लैके जाओ, मैनू एंट्री नहीं आती, पार्सल रीपेमेंट की एंट्री मुझे नहीं आती, पूरे पैसे लैके जाओ या पूरे छड़ के जाओ। मेरी नौकरी का सवाल है, एंट्री फंस जानी मेरी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो बहरहाल वो गवर्नमेंट वाले जो थे वो, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और वो 100 मिलियन ले गए। अकॉर्डिंगली द अमाउंट वाज रीपेड बाय एसएल इमीडिएटली, उसी वक्त पैसे दे दिए। अब करना क्या है बच्चों? शुक्र करो इस सवाल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं था, अगर होता तो अलहदा पंगे पड़ने थे। अब सोच समझ के जवाब देना, यहाँ पे क्या अज्यूम करना पड़ेगा? हम ये अज्यूम करेंगे कि हमें पहले दिन से ही गवर्नमेंट से जो पैसे मिले थे वो 60 मिलियन मिले थे, वो 160 तो कभी मिले ही नहीं थे। यहाँ तक की बात सुन लगी? अब ये 2022 वाला साल है, साल कौन सा है? 2022 का साल खत्म होने से पहले पहले हमने पैसे दे दिए, तो 2022 वाले साल में तो जो होना चाहिए ना वही करेंगे। लेकिन 21 वाले साल में जो कुछ हो चुका है वो गलत हो चुका है, और 20 वाले साल में भी जो कुछ हो चुका है
वो गलत हो चुका, उसको ठीक करना है। यहां तक की बात लगी। अच्छा, प्लान को छेड़ेंगे? प्लान को नहीं छेड़ेंगे। प्लान की जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, उसमें कोई मसला, क्योंकि हमने इस ग्रांट को प्लान में से माइनस ही नहीं किया कि हम ये कहें कि प्लान की वैल्यू गलत है, डेप्रिसिएशन भी गलत है। प्लान को तो हमने अलग रिकॉर्ड किया, ग्रांट को अलग रिकॉर्ड किया। मसला ये है कि 2020 में जो ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की थी और 2021 में जो ग्रांट इनकम रिकॉर्ड की थी वो गलत है। मुझे बताओ 2020 में और 21 में इनकरेक्ट इनकम, इनकरेक्ट ग्रांट इनकम कितनी रिकॉर्ड कर चुके हैं? 20 में कितनी रिकॉर्ड कर चुके हैं? 32 कैसे आया? 160 को हमने 5 पे डिवाइड किया होगा, क्या आंसर आया होगा? 32 आया होगा। तो 2020 में बच्चों हमने 32 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड की है, वो गलत है। 2021 में भी 20 मिलियन 32 मिलियन की इनकम रिकॉर्ड की है, वो भी गलत है। इन दोनों गलतियों को क्या 20 और 21 में ठीक करेंगे? उसमें नहीं कर सकते। कब ठीक करेंगे? 22 में ठीक करेंगे। अच्छा, 22 में कितनी इनकम है जिसको रिवर्स करना है? 4। बोलो 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 बोलो। 40। 40 कैसे है, ध्यान से। अब बच्चों 160 को डिवाइड करेंगे 5 पे, ये बात में लगी है। लेकिन करेक्ट ग्रांट इनकम भी तो आनी चाहिए थी ना। अगर हमें पहले दिन पता होता कि गवर्नमेंट ने हमको 60 मिलियन की ग्रांट दी है, तो हम उसको किस पे डिवाइड कर रहे होते हैं? 5 पे डिवाइड कर रहे हैं। तो 2020 में कितनी इनकम बनाते हैं? कितनी? 12। और 2021 में कितनी इनकम बनाते हैं? 12। तो 12 12 तो आनी चाहिए थी ना, उसको तो नहीं छेड़ेंगे। 32 32 रिकॉर्ड की है, 12 12 आनी चाहिए थी। तो कितनी डिलीट मारनी है? 20 20 की डिलीट मारनी है। क्या ये लॉजिकली बात समझ आई? नहीं समझ आई। गलत रिकॉर्ड हुई पड़ी है 32 32, सही होनी चाहिए थी 12 12। तो अब जो रिवर्सल करेंगे वो 20 20 की रिवर्सल करेंगे। 32 होनी चाहिए थी, सॉरी 12 होनी चाहिए थी, 32 रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं, 20 का रिवर्सल करो। 21 में भी 20 का रिवर्सल करो, तो टोटल रिवर्सल कितना हो जाएगा बच्चों? तो 40 की इनकम को रिड्यूस करेंगे 2022 में। क्या यहां तक की बात समझ लगी? और साल जब गुजरेगा, 2022 का जब एंड आएगा, तो 12 की इनकम तो साल की भी बनती है ना, वो भी रिकॉर्ड कर। और प्लांट की डेप्रिसिएशन तो आनी ही आनी है, प्लांट की डेप्रिसिएशन को आराम से रिकॉर्ड। प्लांट को चूंकि हमने छेड़े कभी नहीं है, तो प्लांट की डेप्रिसिएशन में पंगा भी कोई नहीं। ये 2022 में तीनों वैल्यू समझ आ गई? तो बोलो तो सही। 2021 में जो हो चुका है, जो गलत हो चुका है, वो वैसे का वैसे ही शो करेंगे। 2021 में डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी होगी? 45 लिखेंगे। और कितनी हमने इनकम मानी होगी? 32, वो भी रिकॉर्ड करें। हम 2021 में जाके चीजों को ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो बोलो तो सही। 2021 में जाके चीजों को ठीक कर नहीं कर सकते। तो 2021 में 32 लिखा हुआ है, वो लिखा रहने देंगे। हम कहेंगे उस गलती को 22 में ठीक कर तो दिया, उस चीज को हमने 22 में ठीक कर तो दिया, बस ठीक। क्या ये बातें समझ आ गई बच्चों? तो क्लियर है? ठीक हो गया। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हमारा प्लांट पहले दिन से कितने का है? 300 का। ये अब भी 300 की शो करें। हाँ, वो डेप्रिशिएट कितना हो चुका है? 2021 तक वो प्लांट 3 साल डेप्रिशिएट हो चुका है। कैसे? 19 20 और 21, 45 45 45। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है बच्चों? 135। और 2022 में 4 साल गुजर चुके हैं, 45 और ऐड कर देंगे, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 180। यहां तक की बात सुन लगी? अब बच्चों पिछले साल में डेफर्ड ग्रांट कुछ और आनी है, और इस साल में डेफर्ड ग्रांट कुछ और आनी है। पिछले साल में डेफर्ड ग्रांट आनी है जो पुराने वाली थी, गलत थी 160 के हिसाब से। जरा सोचो, 2021 के एंड पे आप खड़े हैं, 2 सालों की ग्रांट इनकम में आप लेके जा चुके हैं। आपके पास टोटल ग्रांट कितनी थी जो कि गलत थी? 160। आप 2020 में 32 लेके जा चुके हैं, और 2021 में भी 32 लेके जा चुके हैं। तो इस वक्त 2021 के एंड पे आपकी बैलेंस शीट में कितनी ग्रांट एज लाइबिलिटी पड़ी होगी? 96। क्या ये बात सबको समझ आई? हालांकि इस 96 के 2 टोटे होने चाहिए थे,
लेकिन अब आपकी आसानी के लिए वो दो टोटे किए नहीं हम, तो 96 पूरे के पूरे रखा। हालांकि 96 के भी दो टोटे होने थे, 32 वाला अलहदा और बाकी वाला अलहदा। समझ आएगी बात। हमने करंट और नॉन करंट दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ समझाने के लिए। तो पेपर में अगर आप 96 लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 96 पूरा लिख। हजम शुद्ध। अब 2022 में तो बच्चों वो ग्रांट आएगी ना जो सही होनी चाहिए। हम अज्यूम करेंगे कि पहले दिन से ग्रांट कितनी मिली थी, 60। अच्छा जी, उसमें से 2020 में कितनी रिकॉर्ड कर दी, 12। 21 में कितनी रिकॉर्ड कर दी, 12। 22 में कितनी रिकॉर्ड कर दी, 12। तो पीछे कितनी बच जानी चाहिए, 24 बच जानी चाहिए। वो 24 यहाँ पे। समझ आई बात नहीं। तो उसने मांगे हैं एक्सट्रैक्ट्स, तो हम एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे। ये हमारे एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो। हाँ जी, सवाल समझ आ गया जी। ये सवाल घर जाके आपने दुबानी एक दफा फिर करना, क्योंकि आपको दो तरह के सवाल आने हैं पेपर में। या तो अंग्रेजी आएगी जिसमें आप टोटली फ्लॉप है। अगर आप उसने देखो जी, सवाल आपने पढ़ा, फर्ज करिए आप सवाल आप पेपर में आ गया और सबसे पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं ए नंबर तक गए। फोन पेपर आएगा मेरा 94 के नंबर का, ए तक गए क्योंकि डिस्कस करने लगे मैंने मौत पैंदी। एंट्रियां पूछ लो मैं कर देंगे, बैलेंस शीट बनवा लो मैं कर दें, प्रॉफिट लॉस बनवा लो मैं कर दें, लेजर बनवा लो कर देंगे, एंट्री पूछ लो कर लो। डिस्कस नहीं होना मेरे को। अच्छा जी, आपने कहा चलो जी अगली अटेम्प्ट में देख लेते हैं। अगली अटेम्प्ट आ गई, 2, 3 और 3 कितने हो गए, 8 नंबर। सबसे पहले लफ्ज की है पैगी मौत, 92 रह गए, 92 जो बना लेने। ठीक हो गया जी। उससे अगली अटेम्प्ट आ गई, कितने नंबर है जी, 7। और ये यहाँ पे डिस्कस नहीं लिखा, क्या लिखा है, चलो शुक्र है जी, ऐसा सत्त आ जाएंगे, बाकी 93 का पता नहीं। तो समझ आ रही है। तो याद रखना बच्चों, आपको गवर्नमेंट ग्रांट के टॉपिक में सवाल दो तरह का ही आना है। अब ये देखो, ये कब आया सवाल, स्प्रिंग 25 में, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस, कितने नंबर का, ऐद गए उन 92 जो गेम है 50 दी। अच्छा, मजे की बात चेक करो, लड़के इतने तेज हैं कि आई क्या कहता भी है ना डिस्कस करो, तो पेपर में एंट्रियां पास कराते थे। ये सवाल आया पेपर में एंट्रियां पास कर दी, डिस्कस, उसने कहा डिस्कस करो, उसने कहा ना सानू आंदी एंट्री असं कर देंगे। ग्रांट रिसीव हुई है, वाह जी वाह इतना आसान। बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। प्लान बाय किया, वाह जी वाह, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, वाह जी वाह। तीन विचों कम से कम दो नंबर दे आई जाने। तो ये हरकतें जब आई के आपने नोट की कि यार मैं इन्होंने कहना डिस्कस करो, ये एंट्रियां पास कर देंगे। तो आई के आपने अभी रिसेंट वाले सवाल में क्या किया है, ब्रैकेट में लिख दिया है कि थोड़ी ऐसी नहीं तैसी, कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं जब कह रहा हूं डिस्कस तो आप एंट्रियां पास कर रहे हैं। आई कि आपने ना 19 में बताया ना 23 में बताया, कुछ नहीं बताया उसने कि एंट्री करनी है कि नहीं करनी। लेकिन उसने आपकी हरकतें देख देख के तंग आके ब्रैकेट में लिखना पड़ा उसको। हाँ जी, ठीक हो गया। वो कहता है कि पता नहीं पहला लफ्ज पढ़ते हैं लेकिन जब एंड तक पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं। तो एंड में मैं बता रहा हूं डिस्कस करो। समझ लगी नहीं। तो ये स्प्रिंग 2025 ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल। और आटम 25 बाजी वाह मुबारक हो। कितने नंबर का सवाल है और क्या मांगा है बच गए नहीं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ आना है डिस्कस, फ्यूचर नजर आ रहा है मैंने 8 गए, कर लेंगे डिस्कस। चलो जी, अब बच्चों जरा प्रैक्टिस करते हैं कि डिस्कस करने से मुराद क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना।
मैं जो बातें कहूंगा ना गौर से बातों को समझना और घर जाके प्रैक्टिस करना। अब ये सवाल पढ़ते हैं। TL is engaged in the business of assembling electric automobile. Below information is available for the year 2024. पहला पॉइंट क्या जी? On Yakam January 24, government allotted an industrial land to TL in an underdeveloped area to set up a plant for assembling electric buses. The plant has a useful life of 10 years and became available for use on Yakam October 2024. The fair value of the land was 600 million on Yakam January 2024 and 615 million on Yakam October 2024. अच्छा जी, ये तीन बातें, ये तीन लाइनें दोबारा पढ़ लें आप और मुझे समझाएं ये क्या कह रहा है। पहले पढ़ लें आप। हाँ जी, क्या कह रहा है? पहला सिनेरियो समझा, सिनेरियो क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या दिया? गवर्नमेंट ने हमको लैंड दिया है। तो आपके दिमाग में स्टैंडर्ड का पहला पेज आना चाहिए कि इट इज ए मॉनेटरी ग्रांट के नॉन मॉनेटरी ग्रांट। ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है। आपने अगर पूरा पेज लिख दिया ना और उसमें ये वर्ड नहीं लिखा हुआ नॉन मॉनेटरी, तो आई कैप एग्जामिनर को पता लग जाना इन्होंने कख नहीं आना। आप एक वर्ड लिख दें जो बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक हो, लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखें। आई कैप को यकीन होगा कि आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ। तो आई कैप आपके पूरे सफे में नॉन मॉनेटरी का वर्ड ढूंढ रहा होगा कि नॉन मॉनेटरी ने कितने लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज ए नॉन मॉनेटरी ग्रांट, क्योंकि गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दिए। क्या दिया? लैंड दी। तो ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अगला पॉइंट, नॉन मॉनेटरी ग्रांट को रिकॉर्ड करने के तरीके कितने हैं? दो। अगली बात आपने ये बतानी, डिस्कस करने में क्या क्या लिखना है, बात समझ आ रही है? सबसे पहले बताना है कि ग्रांट कौन सी, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी। हम कहेंगे इट इज ए नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अगली लाइन में ये बताना है कि इस नॉन मॉनेटरी ग्रांट को रिकॉर्ड करने के स्टैंडर्ड में तरीके कितने, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और दूसरा नॉमिनल वैल्यू पे। ये दोनों तरीके आपने अंग्रेजी में लिखने हैं कि देयर आर टू मेथड टू रिकॉर्ड नॉन मॉनेटरी ग्रांट। वन इज फेयर वैल्यू मेथड, अनदर इज नॉमिनल वैल्यू। दोनों बताना। यहां तक की बात लगी? अच्छा, फेयर वैल्यू मेथड में क्या होता है और नॉमिनल वैल्यू मेथड में क्या होता है ये भी बताना है। इन फेयर वैल्यू मेथड वी विल रिकॉर्ड द लैंड एट फेयर वैल्यू। अब देख रहे हो उसने दो फेयर वैल्यू बताई है, 600 मिलियन और 615 मिलियन। ये 600 मिलियन किस तरीके की और 615 मिलियन किस तरीके की है? ये आई का अपने पंगा डाला पूरा। ये है फुल बड़ा फुल पंगा। अब जिस दिन ग्रांट मिली है उस दिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 600 मिलियन। लेकिन हमने एक बात पढ़ी हुई है कि अगर गवर्नमेंट हमें लैंड दे दे, लैंड की तो लाइफ ही कोई नहीं होती। कितने पे डिवाइड करेंगे उस ग्रांट को हमें पता ही नहीं है। तो उस लैंड को फिर हम क्या करते होते हैं? उसके मकसद के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उस लैंड का मकसद क्या है? प्लांट लगाना। तो फिर उसके मकसद की जो लाइफ होगी वही ग्रांट की लाइफ होगी। प्लांट की लाइफ कितनी है? 10 साल। तो ग्रांट की लाइफ भी कितनी होगी? यहां तक की तो बात है। लेकिन स्यापा ये है कि प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब था? तो ग्रांट भी उसी दिन से डेप्रिशिएट होगी यार। ग्रांट चाहे पहले दिन मिल गई थी, उसको पूरे साल में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया है? प्लांट के साथ। प्लांट चला है 1 अक्टूबर को,
तो इसका मतलब है 1 अक्टूबर से प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी, तो ग्रांट की डेप्रिसिएशन भी फिर कब से होगी? 1 अक्टूबर से। और 1 अक्टूबर को ही उसने दूसरी फेयर वैल्यू भी दे दी। ये दसो, प्लॉट रिकॉर्ड करना है तो कहते करना, जिस दिन ग्रांट मिली है उस पर रिकॉर्ड करें, या जिस दिन प्लांट को डेप्रिशिएट करेंगे उस दिन अगर उस प्लॉट की फेयर वैल्यू पता है तो उसको रिकॉर्ड करें। अब स्टैंडर्ड में ऐसी वर्डिंग हमने कहीं देखी नहीं, सोचो जरा। हाँ, तो फिर उस दिन की फेयर वैल्यू लेंगे या साल पहले की फेयर वैल्यू लेंगे, ये बात तय करना बड़ा जरूरी है। तो साल के शुरू वाली वैल्यू लेंगे कि उस दिन की वैल्यू लेंगे? देखो, पॉइंट यह है कि आपने पैसे साल के शुरू में पकड़ लिए, तो आपने उस दिन एंट्री की होगी कि नहीं की होगी, या आप प्लांट के अवेलेबल होने का वेट करेंगे? आपने एंट्री तो 1 जनवरी को कर ली होगी, क्या एंट्री की होगी भला? क्या डेबिट किया होगा, क्या क्रेडिट किया होगा? बैंक डेबिट। पैसे तो मिले ही नहीं। लैंड डेबिट और डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, कितने से? उस वक्त थोड़ी पता था कि वो 615 का, उस वक्त तो 600 का ही था ना। नई बात समझ आई? तो क्या 1 अक्टूबर को जब जाके पता चला कि भाईजान हमारी ग्रांट जो है वो 600 की नहीं है, 615 की है, तो क्या 15 से मजीद एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? ऐसी बात हमने स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी, तो जो चीज नहीं पढ़ी वो नहीं होती। नहीं बात लगी, अगर पढ़ी होती तो डिस्कशन ऐसी करते कि भाई पहले ग्रांट इस वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई है, बाद में फिर वैल्यू बढ़ गई है, तो क्या बाद में उसकी फिर वैल्यू में इजाफा रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी कि सब्सिक्वेंटली अगर किसी एसेट की फेयर वैल्यू में इजाफा हो जाए तो क्या करना, ऐसी बात हमने नहीं पढ़ी, तो नहीं होती, बात बात खत्म। तो फिर किसको डिवाइड करेंगे? 600 को डिवाइड, यहां तक की बात सुनेगी। हम कहेंगे कि द डेफर्ड ग्रांट विल बी रिकॉर्डेड एट 600 मिलियन, इट विल बी डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर, बट 600 को डिवाइड करना है, 615 को डिवाइड नहीं। उसने जानबूझ के 615 दिया कि आप क्या कर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब से प्लांट डेप्रिशिएट होगा उस दिन से ग्रांट डेप्रिशिएट होगी, चाहे ग्रांट आपको साल पहले मिल चुकी थी, ग्रांट आपको साल पहले मिल चुकी थी, लेकिन चूंकि उसको आपने कनेक्ट किसके साथ कर दिया है, प्लांट के साथ, तो डेप्रिशिएट भी वो कब से होगी? यहां तक की बात समझेगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने घर बनाना है, क्या बनाना है? ईंटें आपने लेके रखी हुई है, सीमेंट भी लेके रखा हुआ है, बजरी भी है, सरिया भी है, सारा कुछ, लेकिन प्लाट जहां पे आपने घर बनाना था, प्लाट में कोई फड्डा पड़ गया, ठीक है, आपने प्लॉट परचेज कर लिया है, पैसे दे दिए हैं, बस कंस्ट्रक्शन शुरू करनी थी, पता लगा जी एक और बंदा आ गया, वो कहता है जी ये प्लॉट तो मेरा है, उसने कोर्ट में जाके स्टे ले लिया। अब आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ईंटें पड़ी हुई हैं, सरिया पड़ा हुआ, बजरी पड़ी हुई। 2 साल तक मुकदमा चलता रहा, 2 साल बाद जाके आपने मुकदमा जीत लिया, प्लाट आपका हो गया, तो क्या ये ईंटें बजरी सरिया जो पड़ा हुआ ये डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे? ये डेप्रिशिएट नहीं हो। यहाँ तक की बात लगी। 2 साल बाद प्लॉट आपको मिला, ईंटें बजरी सरिया जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा उठा के वहां पे लगा देंगे, बिल्डिंग तैयार हो गई। तो जिस दिन से बिल्डिंग तैयार हुई है उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अगर बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, पड़ी प्लॉट पड़ा हुआ है, ईंटें बजरी सरिया आपके पास साइड पे गोदाम में पड़ा हुआ है, तो पड़ा पड़ा डेप्रिशिएट कर देंगे? नहीं, वो डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। यहां तक की बात लगी। ईंटें बजरी सरिया आपने लगाया, बिल्डिंग खड़ी होगी, जिस वक्त बिल्डिंग खड़ी होगी करोड़ रुपया आपका खर्चा आ गया, अब वो करोड़ रुपया उसकी बाकी जिंदगी पे क्या होगा? डिवाइड होगा। जब उसको डिवाइड करोगे तो उस वक्त वो ईंटें बजरी सरिया जो बिल्डिंग में लग चुके हैं वो डेप्रिशिएट होंगे, लेकिन जब तक वो गोदाम में पड़े रहे वो डेप्रिशिएट नहीं है। तो ग्रांट आपको 1 जनवरी को मिल गई है तो डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। कब से करेंगे? 1 अक्टूबर से, जब उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। यहां तक की बात समझ लगी। ईंटें बजरी सरिया पड़ा हुआ, 2 साल पड़ा रहे, 10 साल पड़ा रहे, कोई टेंशन नहीं है। प्लॉट क्लियर हुआ, आपने कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग बनी, तो आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। ईंटों को देख के आप ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग पई हुई साढ़े को,
कि बिल्डिंग कितने और पिछले गोदाम के अंदर पूरी बिल्डिंग पई हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, हम उसको ईंटें, बजरी, सरिया, रेत, सीमेंट कह सकते हैं, लेकिन उसको बिल्डिंग नहीं कह सकते। आप कहेंगे यार इन्हीं चीजों को मिला के तो बिल्डिंग बननी है, तो वो बिल्डिंग ही तो है। हम कहेंगे नहीं यार, वो जो मर्जी कह लो, वो बिल्डिंग नहीं है जब तक बिल्डिंग बना ना ले। समझ आ रही बात की? तो ग्रांट आपको कब मिली? 1 जनवरी को। लेकिन जिस चीज के साथ कनेक्ट करनी है, क्या वो चीज 1 जनवरी को अवेलेबल थी? नहीं थी। वो कब थी? 1 अक्टूबर को। तो ग्रांट आपकी डेप्रिशिएट कब से होगी? 1 अक्टूबर से। समझ लगी? अब वो ईंटें, बजरी, सरिया 2 साल पहले लिए थी, सस्ती थी, अब महंगी हो गई। अब बिल्डिंग पर लगा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या वो ईंटें, बजरी, सरिया महंगा हो गया है? तो वो आपके लिए तो महंगा नहीं ना हुआ, आप तो पहले से बाय करके बैठे हुए हैं। तो आप लगाते वक्त कहेंगे कि भाईजान आइटम 100 रुपए दिए, अगला बंदा कहेगा रसीद वहां, रसीद पे लिखा हुआ जनाब 50 रुपए। वो कहेगा तू 100 रुपए दी कहना पैसे। वो कहना रसीद ਨੂੰ मार गोली जहाज लैके आ। तो कहेगा लेके आने की बात नहीं हो रही, तुम्हारे पास जो रसीद है, रसीद पे क्या लिखा हो। समझ लेगी ना? आपने एसेट की कॉस्ट फाइनल करनी है ना, तो एसेट की कॉस्ट उसी वक्त फाइनल होगी जब उसमें लगने वाली तमाम चीजों की रसीदें आपके पास मौजूद होंगी। रसीदों में जो लिखा हुआ है वो माना जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है ये नहीं माना जाएगा। समझ आ रही बात? तो जब आपने ग्रांट ली थी वो कितने की थी? तो 600 ही माना जाएगा। समझ लगी? अंग्रेजी में क्या लिखना है? पहली लाइन क्या लिखनी है कि ग्रांट कौन सी है, मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी। फिर आगे लिखना है कि इसको रिकॉर्ड करने के तरीके कितने हैं, 2। कौन सा? एक नॉमिनल वैल्यू और एक फेयर वैल्यू। तो उसने नॉमिनल वैल्यू तो हमें सवाल में बताई नहीं, उसने नॉमिनल वैल्यू में सवाल में नहीं बताई, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर, और उसने फेयर वैल्यू भी 2 बताई है। तो एग्जामिनर का मकसद यह है कि फेयर वैल्यू को डिस्कस किया है। ठीक है? कोई ऐसा चीता भी हो सकता है कि उन दोनों को इग्नोर मारे और कह दे कि वी विल रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, जान छुड़ाओ, ना 600 ना 615। समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने जो डाटा दिया है वहां से पता चल रहा है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो करना। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, हम कहेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा, फिर आगे क्या करना है? इसके आगे जो बैलेंस शीट में जाता होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हुआ होता है वो भी बता देंगे। क्या? हम कहेंगे कि वी विल डिवाइड या वी विल डेप्रिशिएट प्लांट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड डेप्रिशिएट ग्रांट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट। ठीक हो गया? फिर आगे बताएंगे कि वी विल रिकॉर्ड डेफर्ड ग्रांट एज ए लायबिलिटी इन बैलेंस शीट एंड सेपरेट इट इनटू करंट पोर्शन एंड नॉन करंट पोर्शन एंड रिकॉर्ड ग्रांट इनकम इन इनकम स्टेट सेपरेटली फ्रॉम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होगा और ग्रांट इनकम अलग रिकॉर्ड होगा। ये चीजें आपने बतानी है तो आपको नंबर पूरे मिल जाए। मतलब सादल फाज में जो आप करते हैं उसको आपने अंग्रेजी में बताना, जो आप करते हैं उसको आपने क्या बताना है, अंग्रेजी में बताना। तरीका वारदा समझ आ रहा है? कि अगर वो पूछ ले कि डिस्कस करो, तो डिस्कस करने में कितने जुमले आने हैं, क्या क्या लिखना है, ये क्लियर है? ये बच्चों आपने काम करना। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग 2024 टीएल अचीव्ड एडिशनल सेल्स ऑफ 100 मिलियन। कितनी सेल की है? विच इंक्रीज प्रॉफिट बाय 19 मिलियन ड्यू टू सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने हमको कुछ टेक्निकल एडवाइसेस दी जिसकी बेस पे हमारी सेल्स बढ़ गई, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19 मिलियन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट 19 मिलियन की है? नहीं। हम कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने हमें कुछ पॉलिसी जो थी वो बता दी थी जिससे हमें फायदा हुआ, लेकिन हम उसका डिस्क्लोजर देंगे, उसकी एंट्री कोई पास नहीं करें। ये क्या है जी? हम कहेंगे जी ये डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस है, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी में लिखना क्या है? हम कहेंगे जी सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आर गवर्नमेंट असिस्टेंस, नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। ये क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं। पहली बात तो ये लिखेंगे। दूसरी बात ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर
हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट कहीं पे रिकॉर्ड है नहीं कर सकते, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहाँ तक की बात लगी। और गवर्नमेंट असिस्टेंस के डिस्क्लोजर में क्या क्या लिखना होता है बच्चों? सोचो 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 सोचो। हैं? ये पॉइंट नंबर 3। An indication of other forms of government assistance not recognized as government grant। assistance तो है लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है वो, बट फ्रॉम विच एंटी हैज बेनिफिटेड डायरेक्टली, लेकिन उससे अब एंटिटी को फायदा हुआ है। ठीक है जी। क्या क्या? जैसे एग्जांपल दिए, टेक्निकल एडवाइस, फ्री मार्केटिंग, इंटरेस्ट फ्री लोन या लो इंटरेस्ट लोन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो हम बताएंगे कि भाई हमें ये गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली है जो कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, और उसमें हमें जो था वो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में एडवाइसेस उसने दी हैं जिससे हमें ये फायदा हुआ है, लेकिन उसकी अमाउंट हम नहीं बता सकते क्योंकि हम उसकी अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? ये बताना हमें बस। दूसरा पॉइंट सबको समझ आ गया जी? अब तीसरा पॉइंट, इन 2024 ड्यू टू ए वायलेशन ऑफ वन ऑफ द कंडीशंस अटैच्ड टू ए गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन 2021 टू सेट अप ए प्लान फॉर असेंबलिंग इलेक्ट्रिक कार्स, TL received a notice from the government authorities to repay the amount of 75 million. The grant was initially recorded as deferred income in the financial statement. The balance of deferred grant income at the time of repayment was 48 million। हाँ जी, रीपेमेंट के ऊपर अंग्रेजी लिखनी है। अब सबसे पहले बच्चे शुरू करेंगे इस बात से कि ग्रांट है कौन सी। पढ़े जरा। हाँ जी, हमें बताएंगे इट इज ए मॉनिटरी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। पहला जुमला हमारा ये होगा। गवर्नमेंट हमें पैसे दिए थे कि लैंड दिया था? पैसे दिए। कब दिए थे? 2021 में दिए। अब कौन सा साल चल रहा है? 24। यहाँ तक की बात लगी। तो हम बताएंगे इट इज ए मॉनिटरी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट रिसीव्ड इन 2021। क्लियर? अब आगे उसने बताया कि हमने उसको रिकॉर्ड कैसे किया हुआ है। हमने उसको डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड किया है। वी हैव रिकॉर्डेड दिस ग्रांट एज डायरेक्ट इनकम अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच के तौर पे हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। इनडायरेक्ट अप्रोच के तौर पे रिकॉर्ड, तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच की बात नहीं करेंगे क्योंकि जो हम कर चुके हैं 21 में, तो उसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। 21 में ऐसा भी हो सकता था, अब तो था, अभी क्या हो रहा है उसके बारे में बात करना। अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि अगर हमने उसको डेफिनेट इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो क्या हमने उस ग्रांट को एसेट में से माइनस किया हुआ है? नहीं किया। अब वो वाली बात नहीं करने के ग्रांट को एसेट में से माइनस करना है क्योंकि हमने किया ही नहीं। हमने क्या किया हुआ, हमने उस पर फोकस करना। हम ये बताएंगे कितने पैसे मिले थे। ठीक है जी। अच्छा, उसने ये नहीं बताया कि ग्रांट कितनी मिली थी। हो सकता है सारे पैसे ही 75 मिलियन हो और 75 के बेचारी वो हमसे मांग रहा है। हमें नहीं बताया उसने कितने पैसे दिए। 100 मिलियन दिया था कि 75 दिए। हम ये कहेंगे कि वी विल रीपे द ग्रांट of 75 million to the government due to violation of certain conditions. Okay. But we will reduce our liability of 48 million from balance sheet। देखो हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड हुई पड़ी है? कैसे पता लगा? डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस उसने बताया। एंड रिमेनिंग अमाउंट कितनी बनती है? 75 में से 48 माइनस करो, 27। एंड रिकॉर्ड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 27 मिलियन इन प्रॉफिट एंड लॉस एज एक्सपेंस।
समझ लगी? अगर गवर्नमेंट में 75 मिलियन दिया था, आज हमसे 75 मिलियन वापस मांग रहे हैं, तो पूरी ग्रांट वापस मांग रहे हैं, पूरी ग्रांट वापस मांग रहे हैं। पूरी ग्रांट में हम क्या करते होते हैं कि जो बैलेंस में पड़ा सारा जीरो करो, और जो बच गया है उसको प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लो इन 2024। ये 21, 22, 23 में नहीं करना, ये कब करना है? 24 में। क्यों? क्योंकि हमें नोटिस 24 में मिला है, हम 21, 22 और 23 को ठीक नहीं कर सकते। समझ लगी? क्या लिखना है दोबारा? दोबारा सबसे पहले बताना है आपने कि ग्रांट है कौन सी। हम कहेंगे ये इट इज ए मॉनिटरी ग्रांट related to asset received in 2021. The grant was recorded as deferred income in direct approach. कौन सी अप्रोच है जी? ये डायरेक्ट अप्रोच। In 2024, due to violation of certain condition, we have to pay 75 million to government, and we will record as the repayment as the reduction in liability of 48 million from balance sheet and recording remaining 27 million in profit and loss as expense. ये लाइनें आपने लिखी। समझ लगी डिस्कशन से क्या मुराद? ये बच्चों आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। आप, मैं नहीं कहता कि आप आज जाएंगे घर तो आप फुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपने काम क्या करना है? आपने काम ये करना है कि आपने सवाल पढ़ना है, फिर उसका जवाब पढ़ना है। जवाब पढ़ के जवाब को बंद कर दें और पेपर पे लिखें। पेपर में लिखेंगे, एक लाइन लिखी जाएगी, दूसरी लाइन पे जाके फिर फंस जाएंगे, कोई मसला नहीं। दोबारा खोलो जवाब, जवाब को पढ़ो, पढ़ लिया आपको याद होगा, अच्छा यार ये लिखना था, बंद करो, दोबारा लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। और आप जब 1, 2, 3 सवाल पढ़ लोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि यार जवाब में ये लाइन होनी चाहिए थी, इस जवाब में लिखी नहीं हुई। आप जवाब में गलतियां निकालना शुरू कर दो, यार इस आंसर में आई कैप ने ये वाली लाइन नहीं लिखी, होनी चाहिए थी। तो जब आपको ये पता चलेगा ना कि इस जवाब में ये गलती है, इसका मतलब है अब आपको समझ आना शुरू हो गया है कि यार इसका जवाब होना क्या चाहिए था। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो गलती आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब आपको पहले, दूसरे, तीसरे सवाल में गलती मिल जाएगी ना कि जवाब में ये गलती है, तो इसका मतलब है अब आपको लिखना आ गया। इंडिकेशन समझ आ गई आपको? अच्छा, गलती आपको कैसे पता चलेगी? एग्जामिनर ने जब इसका जवाब डिफाइन किया होगा या लिखा होगा, तो उस वक्त उसने कोई 4, 5 सालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी। उस वक्त उसके दिमाग में जो आया होगा वो उसने लिख दिया। लेकिन आप तो एक ही वक्त में बैठ के 4 सवाल कर रहे हैं। पहले का तजर्बा दूसरे में इस्तेमाल होगा, दूसरे का तजर्बा तीसरे में इस्तेमाल होगा, तीसरे का तजर्बा चौथे में इस्तेमाल होगा। आपको पता चल जाएगा यार जब भी इस तरह की ग्रांट आएगी ये लाइनें लिखनी है। तो वही लाइनें आपने पहले सवाल में लिखी होंगी, वही दूसरे में लिखी होंगी, वही तीसरे में लिखी होंगी। चौथा सवाल जब देखेंगे उसमें से एक आधी लाइन मिस हो गया, आप पकड़ लेंगे, पहले में चाहे लाइन आने से लिखी कोई नहीं। समझ आएगी बात नहीं? तो इसका मतलब है आपको लिखना आ गया है, वो लेवल चाहिए बस आप। तो लेवल डेफिनेटली एक दिन में नहीं आना, आपको 2 दिन या 3 दिन कम से कम लग जाए। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि आपको आना ही डिस्कशन है। ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके पेपर में एंट्री नहीं आनी है, आपके पेपर में आना ही क्या है, डिस्कशन की। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक उतना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। समझ आ गई बात की बच्चों? डिस्कशन वाला इसमें से भी आता है और बाकियों से भी आ सकता है। मॉनिटरी में पैसे गवर्नमेंट देती है, उसको मॉनिटरी कहते हैं। और दूसरा है कि जिसमें गवर्नमेंट एसेट दे दे, वो नॉन मॉनिटरी। अच्छा, ये बच्चों कल मॉडल पेपर आया था आई कैप का, ये आप देख लेते हैं। आई कैप ने क्या किया है, वैसे तो ये पहले भी था, लेकिन आई कैप ने थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है। उसने सेक्शन ए बनाया है जिसमें 45 से लेकर 55 नंबर का सवाल हो सकते हैं। पहले एमसीक्यूज वाला जो क्वेश्चन होता था वो होता था चौथा या पांचवा, अब वो एमसीक्यूज पहले क्वेश्चन के तौर पर लेके आया। ठीक हो गया? और उसने कहा कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी एमसीक्यू में कैलकुलेशन वाला एरिया ज्यादा है तो हो सकता है 2 या 3 नंबर का भी हो। 2 नंबर के अक्सर और बेशतर उसने पूछे हो।
लेकिन मॉडल पेपर में कह रहा है 1 नंबर का, लेकिन हमें लगता नहीं है कि हर सवाल है 1 नंबर का ही हो, तो 2 नंबर के भी हो सकते हैं। यहाँ तक की बात लगी, इस एरिया में यहाँ पे वेरिएशन आ सकती है। ओके, तो आपको वो तकरीबन कोई 9-10 MCQs देगा। तो पहला सवाल तो हो गया 10 नंबर का। अगर कोई MCQ 2 नंबर का हुआ ना, तो वो हो सकता है फिर MCQ 10 ना दे, 8 दे दे। तो लगी बात में। तो पहला सवाल कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। दूसरा सवाल जो आपको आएगा वो भी मैक्सिमम कितने नंबर का आ सकता है? 10 का आ सकता है, 6 का आ सकता है, 8 का आ सकता है। 10 से ऊपर का नहीं होगा। ठीक है जी। तीसरा सवाल देख लो कितने नंबर का है? 6 नंबर का। चौथा सवाल देख लो कितने नंबर का है? 10 नंबर का। पांचवा सवाल देख लो कितने नंबर का है? 6 नंबर का। समझ लगी बात की? छठा सवाल देख लो कितने नंबर का है? 8 नंबर का। इसका मतलब है सेक्शन ए में बड़े से बड़ा सवाल भी आया तो कितने नंबर का होगा? 10 का होगा। और छोटे से छोटा सवाल आया तो कितने नंबर का होगा? 6 नंबर। वो 6 से 10, 6 से 10 के बीच में चलेगा। यहां तक की बात लगी। और अगली बात, सेक्शन ए में होंगे 6 सवाल। सेक्शन ए में कितने सवाल होने हैं? 6 सवाल होने हैं। और 6 के 6 उसके मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे सवाल। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। नहीं, वो भी देख लेते हैं। वो बड़े टॉपिक को छोटा बना सकता है और छोटे टॉपिक को बड़ा बना सकता है, इसकी उसने कोई वो नहीं कही, लिमिट नहीं बताई। अच्छा, सेक्शन बी में देखें जरा। अच्छा, ये नोट कर लें कि फाइनल अकाउंट का सवाल है, आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, याद है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने फाइनल अकाउंट का सवाल 20 नंबर का पढ़ा हुआ है, जो अक्सर वैसे छोड़ के आ जाते थे, क्या ये तो बगैर ही पास हो रहा है। तो वो टॉपिक आपने सोचा वहां पे दफन हो गया, तो आई कि आपने वो टॉपिक दोबारा जिंदा कर दिया है। कितने नंबर का है? उधर 20 का था, यहाँ पे 19 का, लेकिन वो वाला छोड़ दिया था, ये वाला नहीं छोड़ सकते। समझ आ गई है? क्यों? इसमें सारे स्टैंडर्ड बच्चों आ जाएंगे, इसमें सारे स्टैंडर्ड ही आ जाने हैं, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट वाला पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, अक्रूवल एंड प्री पेमेंट आपने पढ़ा हो ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वो वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा कि सैलरी आखिरी महीने की सैलरी पे नहीं की, या 2 महीनों करंट एडवांस में पे किया हुआ, वो वाला पॉइंट तो आ ही सकता है। डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी आ सकता है कि डेप्रिसिएशन गलत चार्ज की थी, इन्वेंट्री में इतने डिफेक्टिव यूनिट थे, उस तरह का सवाल भी आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन यहाँ पे और पंगे भी, गवर्नमेंट ग्रांट कि ड्यूरिंग द ईयर ग्रांट रिसीव हुई और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, चलो जी। समझ लगी कि नहीं लगी? तो जो स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे वो इसमें मर्ज होते जाएंगे। ये 20 नंबर का सवाल है। अच्छा, ये सवाल शॉर्ट नहीं हो सकता, ये इधर ही रहना है, सेक्शन बी में ही रहना है, ये 19-20 का आना ही आना है। ये वाला सेक्शन, ये वाला सवाल सेक्शन ए में शिफ्ट नहीं हो सकता। समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बच्चों 18 से 20 नंबर का आएगा। क्या यदि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है? ये भी फाइनल अकाउंट का सवाल है। समझ लगी ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें बनाते हैं, याद है? बचपन में बड़ा था, कौन कौन सी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिस्क्लोजर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है। ये भी कितने नंबर की आएगी? 16 नंबर की आएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? इनटेंजिबल एसेट। आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, टेंजिबल एसेट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, याद? तो कौन सा टॉपिक पढ़ा था? वो टेंजिबल थे। ये कौन सा है? इनटेंजिबल। आपसे एक अटेम्प्ट पहले ये वाला टॉपिक FAR 2 में होता था। कहाँ पे होता था? FAR 2 में। अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा, हजम शुद्ध। तो पेपर में याद रखना बच्चों, कितने सवाल हैं जी? 3 सवाल हैं बड़े, 7वां, 8वां और 9वां। 3 सवाल हैं बड़े जो 18 से 20 के होंगे, और 6 सवाल हैं छोटे जो 6 से लेकर 10 नंबर के होंगे।
अगर आप कैलकुलेट करें 19, 18 और 16 कितने नंबर बनते हैं? ये 15 का है, ये 16 का है और ये 19 का है। 15, 16, 19। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करके दिया 50-50। लेकिन ऐसा होना नहीं है। हो सकता है कि ये 55 का हो और ऊपर वाला 45 का हो, और ये भी हो सकता है ऊपर वाला 55 का हो, नीचे वाला 45 का हो। इसकी भी उसने कोई गारंटी नहीं दी। यहाँ तक की बात लगी। ये मॉडल पेपर है तो यहाँ पे उसने एग्जैक्ट 50-50 कर दिया है, लेकिन उसने ब्रैकेट में बता दिया कि कोई गारंटी नहीं है। समझ आएगी बात की? अच्छा, अब पास कैसे करना है? हम तो वो बच्चे नहीं है जो 100 बड़ा 100 ले लें। हमने तो लगाना है जुगाड़, और पेपर देने के बाद हमने चले जाना चिल्ले पे। दुआओं की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं फेयर वन पास होना। तो जुगाड़ बच्चों ये है, बेयर मिनिमम, वो ये है कि आपने पहले करने शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आसान होते हैं, और उसमें अगर गलती हो भी जाए तो नंबर भी कम करते हैं, क्योंकि 6 नंबर के सवाल में वो 10 वो नहीं काट सकता ना। मैक्सिमम कितने काट लेगा? 6 ही काटे। तो आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर, ठीक हो गया? तो शॉर्ट क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना, तो आखिरी याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन करते 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 ना 2 घंटे आपके गुजर जाए। प्रैक्टिकली होना ऐसा ही है। मैं आज तक पेपर देता आया हूं, मैंने कभी भी आज तक ये देखा नहीं है। बड़ी ट्राई मैंने मारी, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सका कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ उतना टाइम लगाऊं जितना उसका बनता है। कभी आज तक मुझसे हो ही नहीं सका। सीधी सी बात। मैं कहूँ जो जैसे वो कहते होते हैं लोग, सर देखो अगर 10 नंबर का सवाल है ना, तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करें तो 18 मिनट बनते हैं। तो कभी मुझसे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 10 नंबर का सवाल 18 मिनट में किया। पहले ही हो जाता है, क्योंकि आंधे कख नहीं। कि ए भी नहीं आंदा, ए भी नहीं आंदा, ए भी नहीं, वाह 5 मिनट से सवाल हो गया मेरा। ठीक हो गया है। रीडिंग में पता चल रहा है कि आ तो गया। ठीक है जी। ये बात यार, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बच्चों। ये जेन्युइन है। ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे या लोगों को एक हाइपोथेटिकल दुनिया में भेजने के लिए तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है जी, कि हर सवाल का 1.8 बनते हैं, मिनट बनते हैं। 10 नंबर का सवाल है, 1.8 से मल्टीप्लाई कर तो 18 मिनटों में होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। होगा यही कि पहले 6 सवाल आप करते जाएंगे 2 घंटों में तो आपके हो सकता है पहले 3 सवाल ही हो, और आखिरी 1 घंटे में तो स्पीड बनती है ना। ओए होए 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 होए। डॉक्टरों की लिखाई पहचानी जा सकती है, आपकी लिखाई नहीं पहचानी जा सकती कि आपने क्या लिखा। आखिरी 1 घंटे में आपने 3 सवाल करने, और वो भी कौन से? ये 20-20 नंबर। ठीक है। तो तरीका क्या है कि आपने जब आपने शुरू में पहले 15 मिनट में पेपर देखा, और पेपर में आपने आइडिया लगा लिया कि यार है क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ है, ये तो चलो कर ही लेंगे, तुक्के छुक्के मार लेंगे, दाएं बाएं से नीचे देख लेंगे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, 4 की समझ नहीं आ रही, ओके। 5 की थोड़ी बहुत समझ आ रही है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही। तो चलो ये तो हम पहले 3 सवाल है ना, ये तो हमने साफ साफ सुथरे करके अच्छी तरह से लिखने हैं। क्योंकि जो सवाल आता होता है ना, वो बड़ा साफ सुथरा सा करके लिखा जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक हो गया। और जो सवाल नहीं आता ना, वो कहते हैं कि अमेंड पे करें। उसको कब करेंगे? तो होना भी ऐसे ही है, वो सवाल आपने करना ही एंड पे। तो फर्ज करो वो सवाल ये वाला एंड पे आपने करना है। तो सबसे पहले काम तो आप ये करेंगे ना कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट और इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। आप कहेंगे ए जो नंबर लिखे हैं ना, ए तो सीधे सीधे लिखो ना उसे। अब नीचे वाली इंफॉर्मेशन में कोई चीज समझ आ गई है, ये नहीं समझ आई, ये समझ आ गई, ये नहीं आई, ये नहीं आई, ये समझ आ गई, ये नहीं आई, ये नहीं आई। तो आप कहेंगे जिस जिस चीज की समझ आई है वो तो लिखो, जिस चीज की नहीं आई छोड़ दो। टाइम बहुत कम है, सोचने का टाइम इतना नहीं है कि इसको 2-3 दफा पढ़ो तो बात समझ आएगी क्या करना। कोई मसला नहीं। कितने नंबर है जी? 19 नंबर है, तो चलो 19 में से 11 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सारा डाटा लिख दिया है। कुछ एडजस्टमेंट भी मैंने कर ली है, कुछ हो गई कुछ नहीं हुई, खैर। ठीक हो गया जी। और आप देखेंगे कि एक 19 नंबर का सवाल अभी पड़ा हुआ है, 16 नंबर का सवाल भी पड़ा हुआ है,
और आपके पास रह गए सिर्फ 15 मिनट। तो उन 15 मिनट में आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाना है और जो जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, जल्दी जल्दी आपने लिख देनी है बस। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। आपको जो समझ आ रही है ए लिखो यार, ऐसा नहीं लिखना, ए लिखो, ठीक है। समझ नहीं आ रही कि कौन सा लिखना था कौन सा नहीं लिखना था, लेकिन जल्दी जल्दी में आपने पढ़ लिया कि क्या हो रहा है जी, 5-4 से कहाँ पे जा रहे हैं, वेटेड एवरेज जा रहे हैं, ये नहीं लिखना, ये लिखना, ये लिख लो। पेपर होना अप्रोक्सीमेटली आपका ऐसा ही है। लेकिन मैंने FA1 का पेपर दिया, FA2 का दिया, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर दिया, इंटर का पेपर दिया, मेरे से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं अकाउंटिंग का पेपर पूरा कर सकूं। प्रैक्टिकली ये बकवास है कि कोई पेपर की ये कहे कि मैंने पूरा 100 नंबर का किया, और मैंने जो पेपर 100 का किया था वो फेल हुआ मेरा। क्योंकि 100 का पेपर वही होता है जो आसान होता है, और जो आसान होता है वो सबके लिए आसान होता है। तो फिर फेल किसने होना है? क्या 100% रिजल्ट आई का है? आई का रिजल्ट किसी पेपर में 100 नंबर का है ही नहीं। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर था, बड़ा आसान आया था, लेकिन मैंने पेपर बाहर करके बाहर निकला तो किसी ने पूछा हाँ भाई कैसा है, मैं कहा वेरी गुड। नाला भी कह रहा है वेरी गुड, वो भी कह रहा है वेरी गुड, वो भी कह रहा है नहीं है, खराब कहता है। तो पूरे एग्जामिनेशन हॉल में एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरा खराब हुआ है। मैं बस रगड़े गए थे, क्योंकि सारा तो अच्छा हो गया। अब यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया हो जाएगा टफ। तो जिसके 10-15 नंबर भी खराब हो गया ना थोड़े बहुत, वो फेल है। होता है सही आई का। यहाँ तक की बात मिलेगी। लेकिन अकाउंटिंग का पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी आज तक 85 से ऊपर मैंने क्रॉस ही नहीं किया। कभी मेरा पेपर हुआ 80 नंबर का, कभी 82 नंबर का, मैक्सिमम भी किया तो मैंने 85 नंबर का। मतलब एक आधा सवाल ऐसा था जो 15 नंबर का था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो वो सवाल छोड़ दो जिसके बारे में आपको लग रहा है कि भाईजान है मैं कर भी लिया ना, तो बहुत गलत होएगा मेरे को, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। तो एक आधा सवाल तो आप उसकी प्रोविजन पास कर लो कि ये मुझसे नहीं है। तो हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि यार आपने ना पेपर में जाके ना, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा सवाल मुझे नहीं आता, तो और तो कांटा मार के करो साइड पे। अब आपके आगे 85 नंबर, 85 नंबर को आपने डिवाइड करना है 3 घंटों में। उससे क्या होगा कि वो जो बाकी के जो सवाल है ना, वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट हो पाए। अगर आप 100 नंबर के पीछे भागोगे ना, तो आपके तमाम सवालों में गंदी लिखाई नजर आएगी। लेकिन अगर आप 85 नंबर के पीछे जाओगे, एक सवाल आपने छोड़ दिया पहले, तो आप पहले सेकंड से रिलैक्स है कि यार मैंने 15 नंबर का सवाल जो मैंने छोड़ दिया है उसका टाइम अब मैंने बाकी सवालों पे लगा, तो सवाल बेहतर तरीके से प्रोड्यूस हो। तो बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होंगे तो आप उसमें नंबर कम कटेंगे, तो आप अल्टीमेटली पास हो जाए। नहीं पास में, हमें सर ने बताया था कि देखो अगर आप 80 नंबर का पेपर करते हो और हर सवाल में 80% ठीक किया है, तो आपके 64 नंबर तो बन गए ना। 20 नंबर आपने छोड़ दिया है, और जो 80 नंबर का सवाल किया वो भी ठीक नहीं है, 100% ठीक नहीं है, उसमें भी 10-15%, 20% का गलती मौजूद है। तो फिर भी 80 × 80% करोगे तो क्या रहेगा? चलो आपने 80% ठीक नहीं भी किया, 70% ठीक किया है, तो फिर भी आपके नंबर कितने बन रहे हैं? 80 मार्क्स वाले। स्यापा उस वक्त पड़ता है जब बच्चे को एक सवाल आता होता है और वो जल्दी जल्दी में क्या कर देता है, बेड़ा गर्क कर, फेल वो बचाओ। ठीक है जी। तो हमें हमारे टीचर ने बताया कि भाई आपने पेपर में ना अपने नर्व्स को कंट्रोल कैसे करना है। हमने कहा सर बताएं। उन्होंने कहा कि देखो जी, सबसे पहले आपने पेपर पढ़ना है, सारे का सारा जब पेपर पढ़ लिया तो आपको नजर आएगा यार ये सवाल तो मुझे नहीं आता, तो आपने खुश होना है, आपने हंसना है कि यार ओ शुक्र है, यार तक गया, 15 नंबर मेरे बच गए, अब मैं बाकी का पेपर हमसे करूंगा। तो हम पेपर में गए, एक बच्चे ने पहला सवाल देखा, वो मुस्कुराया, फिर दूसरा देखा, मजीद हंसा, तीसरा देखा, मजीद हंसे, फिर आधा घंटा हंसता ही रहा। ठीक हो गया। तो वो अटेंडेंस शीट पे अपनी अटेंडेंस लगा के चला गया कि भाई मैं आज बहुत खुश हूँ।
कि मैंने कुछ भी नहीं आता, लिहाजा मैंने अपनी जिंदगी के 3 घंटे बर्बाद होने से बचा लिया। तो ये भी नहीं करना कि हंसी रहो हंसी रहो हंसी रहो, कि लोग पागल हो जाने हैं कि ये इन्हों क्या है। ठीक है जी। बरं, तो हमने अपनी हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर भी दिया है, शायद आपकी हिस्ट्री चेंज हो जाए, लेकिन हमने एक अटेम्प्ट ऐसी थी जो हमने दी थी, वो दुनिया में हमारे उस जमाने के मुताबिक सबसे औखा पेपर आया था। और उस वक्त सच्ची मुच्ची बच्चे भी होश हो गए थे पेपर में बैठे बैठे, बच्चे भी होश हो गए थे। वो जो बच्चे भी होश हुए ना, तो उनका मतलब पता लगा कि भाई वो बच्चे किस कॉलेज में पढ़ते थे और वो किस क्लास में पढ़ते थे, आइडेंटिफाई हो गया। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने आई के आपको लेटर लिखा। क्या आपको पता है पेपर में बच्चे कौन से हैं जो बेहोश होते होंगे? क्या वो बच्चे बेहोश होते होंगे जिन्होंने 6 महीने पढ़े कख नहीं? बेहोश वो होते होंगे कि जिनको पता था कि हमने दुनिया का हर तरह का सवाल कर लिया है, अब आई कब जहां से मर्जी पूछ ले, हम करके आ जाएंगे कुछ ना कुछ। और उन्होंने जब पहला सवाल देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, उन्होंने कहा एक भी सवाल नहीं ऐसे कर सकता। तो बेहोश वो होते हैं। और जो सबर शुक्र आराम सुकून से बैठे हुए हैं, ये वो है जिन्होंने पूरी किताब कभी पढ़ी कोई नहीं। उनके लिए औखा सवाल हो कि सौखा सवाल हो, कोई टेंशन नहीं। नहीं समझ आ रही? तो बच्चों, जो बच्चे पास होने वाले होते हैं ना, उनको हमेशा अपनी गलतियां नजर आती हैं। और जो फेल होने वाले होते हैं ना, उनको हमेशा ये याद नजर आता है कि यार ए भी मेरा चंगा हो गया, ऐसा वाली मेरा चंगा हो गया, ऐसा वाली मेरा चंगा हो गया। उनको अपनी गलतियां नजर नहीं आती। समझ आ रही बात भी कि नहीं आ रही? तो जब आपको पेपर में नजर आना शुरू हो जाए ना कि यार ये वाला पॉइंट तो मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप इस काबिल हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यार ये पॉइंट तो मैंने पूरे 6 महीने में पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है। आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि यार ए आंदा तो ए नहीं आंदा। जिसने नहीं ना पढ़ा उसको पहले और दूसरे में कोई फर्क नहीं है। वो पहले का भी कुछ ना कुछ कर लेगा और दूसरे का भी कुछ ना कुछ कर लेगा। पेपर से बाहर निकलेंगे, उसको पहले और दूसरे में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अब दो बंदे खड़े हैं, एक कह रहा है यार मेरा दूसरा पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, और वो कह रहा है दूसरे पॉइंट, और पहला और दूसरा सेम ही सी। अब वो बच्चा जिसने मेहनत की है, जिसका दूसरा पॉइंट गलत हो गया, पहला ठीक है दूसरा गलत हो गया, अब वो उसकी तरफ मुंह करके उसकी बात सुन रहा है, और वो मजीद परेशान हो गया कि यार ऐप पूरे 6 महीने कोई नहीं पढ़ा, ये तो दोनों सही हो गए। मैं 6 महीने पढ़ पढ़ के पागल हो गया, मेरा पहला पॉइंट ठीक है दूसरा गलत है। तो आप फिर पेपर के बाद घर जाएंगे और अगले पेपर का बेड़ा गर्क कर देंगे, क्योंकि अगले पेपर तक तो आप डिप्रेशन में चले गए ना। यार मैं पढ़ता रहा, उन्हें पढ़िया भी कोई नहीं, वो सुकून है सुता पे, मेरी नींद नहीं आ रही। और फिर उसके बाद आप जब पेपर आपके खत्म हो गए, पेपर खत्म होने से लेके रिजल्ट आने तक आप डिप्रेशन में। समझ लगी बात भी कि नहीं लगी? हमारा एक दोस्त था, उसकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट थी, पीडब्ल्यूसी से आर्टिकल थे, आखिरी पेपर थे उसके दो। तो उसने ऑडिट का पेपर दिया था और बीएफडी का पेपर दिया था। और उसका बीएफडी का पेपर जो था वो क्या कहते हैं खराब हो गया। ऑडिट का पेपर उसका ठीक हो गया, बीएफडी का पेपर खराब हो गया उसका। उसने टोटल मेरा ख्याल है, उसने कहा यार मैंने ना टोटल पेपर किया है 60 नंबर का, 40 नंबर का पेपर ही छोड़ के आ गया हूँ। हम हैरान परेशान, उसकी बात सुन के बड़ा परेशान हुए। यार है बच्चा तो बड़ा लाइक सी, 40 नंबर का पेपर छड़ के आ गया। और उसके आर्टिकल का सीन ये था कि विद इन आर्टिकल अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता था ना, तो उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में आराम से उसकी जॉब हो जाती थी। पहले दिन उसको गाड़ी मिल जाती थी, उसको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता था, साल में 1 महीने की छुट्टियां मिल जाती थी, यूरोप का टूर भी वो करवा देते थे। और उसका प्लान ही ये था, आर्टिकल में पहले दिन से उसने तय किया हुआ था कि मैंने विद इन आर्टिकल क्वालिफाई करना है, मैंने उस मल्टीनेशनल कंपनी में जाके जॉब करनी है और लाइफ सेट। जिस दिन वो फर्म में एंटर हुआ था, उसका एम ही ये था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये, जब आखिरी अटेम्प्ट उसकी आई,
जिसमें आर्टिकल खत्म होने वाले थे और उसने पेपर दिए और उसको था कि विद इन आर्टिकल क्वालिफाई होना जरूरी है, क्योंकि उस मल्टीनेशनल कंपनी की रिक्वायरमेंट ही है कि हमने बच्चा ही वो लेना जो आर्टिकल के अंदर क्वालिफाई करे। तो ये भाईजान पेपर दे गया है 60 नंबर का, और 60 नंबर का जब उसको पता था कि मैंने किया ही 60 नंबर का है, तो मैंने कौन सा पास हो जाना। वो पूरे 1.5 महीना 2 महीना घर के कमरे के अंदर रहा, वो निकला ही ना बार, वहां से डिप्रेशन में चला गया। और जब रिजल्ट आया तो वो पास हो गए, और उसको यकीन ही ना आया उस अटेम्प्ट में। उस अटेम्प्ट के बाद अगले 6 महीने बाद हमारी आई कैप वालों के साथ एक क्या कहते हैं, कोई सेमिनार हुआ था, हम वहां पे गए हुए थे। सेमिनार हुआ, वहां पे डिस्कशन हो रही थी, वहां पे आई कैप के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, वहां पे डिस्कशन हुई। तो हमने उनसे पूछा ना कि सर आपने अब बीएफडी का पेपर इतना मुश्किल बनाया, हिस्ट्री का इतना मुश्किल पेपर बनाया है कि लोग मैक्सिमम 60 नंबर तक सवाल कर पाए हैं, इसके ऊपर सवाल ही कर नहीं पाए, तो आपने इतना मुश्किल पेपर क्यों बनाया। तो उन्होंने कहा सर आपको ये तो नजर आ गया कि वो सवाल पेपर मुश्किल था, आपको ये भी बताते चलें कि जिसको हमने गोल्ड मेडल दिया ना उसके 36 नंबर आए थे। मतलब उस पूरी टर्म में पूरे पाकिस्तान में किसी एक बच्चे के भी 50 नंबर नहीं थे। जो टॉपर था उसके कितने नंबर थे? 36। तो कहता है कि अगर हमारा पेपर मुश्किल होता है तो हम पासिंग मार्क्स को रिड्यूस कर देते हैं। 50 से कम भी हो सकते हैं अगर आपका पेपर टफ हो। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने कहा कि हमने जिसको गोल्ड मेडल दिया है उसके कितने नंबर थे? 36 थे, तो इसका मतलब है 34 वाला भी पास होगा, 30 वाला भी पास होगा। तो जिसने 60 का किया है इसका 30 भी आए होंगे, तो ये पास हो गया। मतलब ये भी हैरान था कि यार मैं क्या, मैं पास हो गया, मैं 2 महीने अंदर मुकेश के गाने सुनता रहा सारा। मतलब मैं तो पागल हो गया, ऐसी कि मैं तो क्या, बात हो लगी। तो ये मैं 60 नंबर का पेपर कर गया, मैं पास हो गया। तो पॉइंट ये है कि एक आई कैप ने लॉलीपॉप दिया हुआ है आप लोगों को कि 50 नंबर पासिंग मार्क्स, ऐसा नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी बच्चे ने 60 नंबर से ऊपर पेपर ही नहीं किया तो उसके पासिंग मार्क्स 50 नहीं होंगे। अगर 50 हुए और किसी एक ने भी 50 ना लिए हुए, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि आई कैप ने कोई पेपर लिया हो और उसमें एक भी बच्चा पूरे पाकिस्तान में पास ना हो, सारे फेल होते, ऐसा आज तक नहीं। इसका मतलब है पेपर जितना मर्जी टफ हो बच्चे पास हो जाते हैं, और पेपर जितना मर्जी आसान हो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो पेपर टफ होगा, आई कैप के पासिंग मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर पेपर आसान होगा तो आई कैप के वही पासिंग मार्क्स 80 के पास चले जाएंगे। मतलब जिसके 80 नंबर होंगे वो पास होगा, जिसके 79 या 78 नंबर होंगे वो फेल होगा। तो आप कहेंगे सर मैंने तो ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे कि जिसके 78 हो और वो फेल हो। तो करते वो ये हैं कि जिसके 78 होते हैं ना, उसके रिजल्ट शीट में वो क्या लिख कर भेज देते हैं? 48। होते उसके कितने हैं? 78। कितने लगा के भेजे? 48। ये फिर चीखता है, ये फिर टीचरों के पास जाता है, मशवरा करता है कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मैं अप्लाई करूंगा किसके लिए? रीचेकिंग के लिए, मैं रीचेकिंग करवाऊंगा। वो रीचेकिंग करवाता है। तो क्या रीचेकिंग उसने करनी है? किसने करनी है? जिन्होंने पहले 78 के 48 किए। तो दोबारा पेपर उसका चेक करते हैं, नजर आता 78 है, वो कहते हैं जी हमने आपका पेपर बड़ा थॉरली दोबारा चेक किया, आपके नंबर 48 ही बनते हैं। ठीक है। और वो हर दूसरे तीसरे टीचर से मिलता है और ये कहता है मैं सर मैं कसम उठा के कह सकता हूँ मेरा फलां सवाल भी ठीक था, फलां सवाल भी ठीक था, फलां सवाल भी ठीक था, सोल्यूशन से मैच कर रहा है, आई कैप से मैच कर रहा है, मैंने टेस्ट दिए थे उन टेस्टों से मैच कर रहा है, सब के सब टेस्ट मेरे मैंने निकाल के देखे हैं, सब आंसर मेरे मैच कर। मुझे याद अच्छी तरह से मैंने किस सवाल में क्या लिखा है, आई कैप का आंसर आया, मैंने हर चीज मैच की है, मैंने खुद कैलकुलेशन की है, मेरे 70 से ऊपर ऊपर ही नंबर बनते हैं। तो वो अप्लाई कर ले, आई कैप उसको 48 पे ही फेल करेगा। क्यों? कि जब पेपर आसान है पासिंग क्राइटेरिया 50 नहीं, और जब पेपर मुश्किल है पासिंग क्राइटेरिया तब भी 50 नहीं। तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपने करना क्या? करना यही है बच्चों, क्या
जो आता है उसको बेहतर तरीके से लिखना है, जो नहीं आता उसकी बेस पे याद रखना। जब आपको लगे ना कि यार ये सवाल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है आप अकेले नहीं, आपके साथ जो 10,000 बच्चा और बैठा हुआ है ना, उन्होंने भी नहीं देखा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अगर उन्होंने भी वो सवाल नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, आपने भी 6 महीने की क्लासेस पढ़ी हैं, उन्होंने भी 6 महीने की क्लासेस पढ़ी हैं, तो इसका मतलब है उस सवाल की बेस पे कोई पास या फेल नहीं होगा। वो आपका रिजल्ट डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी का भी ठीक नहीं है। तो बाकी सवालों में से फिर पास या फेल हो, जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे और वहां पे आपने गलतियां की हैं, वहां से नंबर कटेंगे, वहां से आप फेल हो। जो अटेम्प्ट ही नहीं किए जा सकते थे, वो किसी से भी नहीं हुए, जब किसी से भी नहीं हुए उसकी बेस पे आप फेल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आई के आपने 40 नंबर का ऐसा सवाल बनाया जो पूरे पाकिस्तान में किसी से भी नहीं हुआ, तो ये वो सवाल जैसे अगर किसी ने छोड़े हैं तो वो फेल नहीं होगा, क्योंकि वो तो सबने छोड़े हैं। समझ लगी है बात की कि नहीं लगी? तो ये आई कैप का एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी। हमने जब पेपर दिए थे ना, उस वक्त तो ये बताते भी नहीं होते थे कि फेल किस पे हुए हैं। ये तो आप लोगों को उन्होंने बताना शुरू किया है कि आपके 40 आए हैं, 45 आए हैं, 48 आए हैं, हमको नहीं बताते होते थे। हमको बस ये बताते थे आप पास हैं आप फेल हैं बस। ठीक है, हमने बड़े तरले मिन्नतें कर करा के हमने उनको कहा यार कम से कम नंबर तो बताओ, कि ताकि हमें पता लगे मजीद तैयारी कितनी करनी है। मतलब एक के आए हैं 15 नंबर और दूसरे के आए हैं 48 नंबर, ये दोनों सेम लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसने तो थोड़ी सी तैयारी करनी है, पास हो जाएगा, इसको ज्यादा तैयारी की जरूरत है। हमने कहा कम से कम हम इतना तो बता दो यार। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मीटिंग करते हैं, और फिर उसके अगली टाइम पे उन्होंने पेपर नंबर बताना शुरू कर दिया। अदरवाइज हमें ये भी नहीं बताते होते थे। समझ रही बात की? तो बच्चों, हमने जब पेपर दिए वहां से आई कैप के सिस्टम को जब हमने क्रैक किया, तो हमें यही बात समझ आई है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने 9 सवाल पूरे करने हैं। जरूरी ये है कि जो सवाल आपको आते हैं ना, वो अपने अच्छे करने हैं। और याद रखना, सारे सवाल सबको नहीं आते होते। एक आधा सवाल आई कैप ऐसा जरूर देता है जो किसी को भी नहीं आता, पूरे 6 महीने किताबें पढ़ने के बावजूद नहीं आता। तो वो सवाल ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले आप उसको कर दें साइड पे, कि यार F 15 नंबर तो हो गए साइड पे, बाकी 85 नंबर है, 3 घंटे की गेम है। तो आपका पेपर ज्यादा बेहतर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन आएगी, ज्यादा बेहतर आपके नंबर्स काउंट होंगे, नंबर की कटिंग की वजह से जो नंबर रिड्यूस होने हैं आपके, वो कम रिड्यूस होंगे। समझ आ गई बात? तो ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चूंकि एमसीक्यूज थे, आपने एमसीक्यूज पेपर देके पेपर पास करके आ गए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे चीजें आपने प्रेजेंट करनी है तो नंबर मिलेंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है नहीं बच्चों? ये आपको समझ आ गया कि पेपर आपने अटेम्प्ट कैसे करना है? तो मॉडल पेपर आज उन्होंने आई के आपने कल अपलोड किया था, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये स्प्रिंग 25 वाला सवाल समझ आ गया बच्चों? ये आटम 25 वाला सवाल है, पॉलिएस्टर लिमिटेड। इसमें चूंकि एंट्रियां हैं तो ये आपने आज घर जाके ट्राई करना है। कर लोगे? तो ये हमारा बच्चों IS-20 जो है ना खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम एक नया स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। सर अभी जब से मॉडल पेपर के अंदर सेक्शन बी है, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ना? हाँ जी। सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेक्शन बी में थे बड़े बड़े। सेक्शन ए में भी न्यूमेरिकल में है या सारे थ्योरेटिकल? नहीं नहीं, न्यूमेरिकल है, डेफिनेटली सेक्शन ए में न्यूमेरिकल है। कोई एक आधा होगा जो न्यूमेरिकल नहीं होगा। मॉडल नहीं 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 नहीं, ये ना समझा कि जिस स्टैंडर्ड का सवाल मॉडल पेपर में सेक्शन ए में आया उसी का आपको आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखो ये पहला सवाल है, कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। तो ये न्यूमेरिकल है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है। हाँ, ये दूसरा सवाल है, ये क्या लिखा हुआ है? ये थ्योरेटिकल है, 6 नंबर का, ये थ्योरी है। ये आपको हर अटेम्प्ट में आता है। हाँ, मतलब हर अटेम्प्ट पर तकरीबन 6-7 नंबर की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा है कि सर जिनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, तो उनके 100% पेपर होता है? नहीं, उनका 100% पेपर नहीं होता। मेरा अपना रूममेट मेरे साथ रहता रहा 2 साल,
उसका ऑडिट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आया था, और जब पेपर से बाहर निकला ना, वो और मैं दोनों इकट्ठे निकले, तो हमने पेपर डिस्कस किया था। उसने 74 मार्क्स का सब पेपर किया था, और वो परेशान था और मैं खुश था, क्योंकि मैंने अपने सर से 90 नंबर का किया। वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि यार उस सवाल में क्या करना था, उस सवाल में क्या करना था, और मैं उसको देख देख के खुश हो रहा था। हाँ यार, जय करो, ऐ तो गया। समझ लगी कि नहीं लगी? उसने 74 मार्क्स का किया था और मैंने 90 नंबर का किया था। पास मैं भी हो गया था, लेकिन उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था, और मैं हैरान हो रहा था कि इन्हों क्यों मिल गया। ये कोई क्या ये सर्टिफिकेट होता है बस, जैसे पीपीएमएस ऑफिस का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है जी, हाँ, बस ये है कि जो आई कैप की जो मेंबर कॉन्वोकेशन होती है, उसमें उस बच्चे को बुलाते हैं, उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक हो गया? अब मैं उसका मुंह देख रहा था कि तू मैंने ड्रामेबाजी की थी, तो पेपर तो बाहर निकल के तुम मैंने परेशानी भर का मुंह बना के मेरे सामने क्या है, ये अंज की हो गया तो उनकी हो गया, मगर तो सर्टिफिकेट लाके बैठा है। ठीक हो गया? तो उसने मेरे सामने कसम खाई, यार कसम चुका ला मेरे को, मैं वो सवाल करके ही नहीं आया। 26 नंबर का पेपर मैं छड़ के आया, मैं कहने कहा कि मेरा है। उस वक्त फिर मुझे एक बात समझ आई कि आई कैप ने उसको सर्टिफिकेट क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दी। उसका जो रिस्पॉन्स था ना, उसका रिस्पॉन्स एग्जामिनर के माइंडसेट के बिल्कुल साथ मैच करता। कि एग्जामिनर जो सोचता था ना कि यार इस आंसर में ऐसे 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 चीजें आनी चाहिए, उसने वैसे 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 चीजें लिखी। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब समटाइम ऐसा होता है कि आप मूवी देख रहे हो ना, पहली दफा आपने मूवी देखी और बिल्कुल लेटेस्ट मूवी आई है, आपने मूवी देखी, तो आपको समझ आ जाए, आपका दिमाग क्लिक करे कि यार इसके बाद ये होना चाहिए, और जो आप सोच रहे हैं वैसे ही हो जाए। इसका मतलब क्या है कि उस मूवी के राइटर का दिमाग और आपका दिमाग क्या हो रहा है, मैच का है। समझ आ गई बात? तो उस बंदे की प्रेजेंटेशन ऐसी थी कि उसने जितने सवाल भी सॉल्व किए थे, उन सवालों का जो तरीकाकार था प्रेजेंटेशन का, वो एग्जामिनर के सजेस्टेड आंसर से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। तो एग्जामिनर ने कहा कि ये वो बच्चा है जो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले सकता है। हमने बौंकियां मारी होंगी डेफिनेटली, हमने अपनी तरफ से पेपर तो भर दिया, लेकिन उसमें हो सकता है बहुत सारी लाइनें गलत हों, कुछ ठीक हों, लेकिन जो ठीक होंगी वो उसके हिसाब से उस सिनेरियो में फिट नहीं बैठ रही होंगी, या सीक्वेंस में नहीं आ रही होंगी। ये तो क्या लैब में नहीं इस्तेमाल करना, तो हम मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं यार इनके लिए। नहीं नहीं नहीं, हेडिंग शेडिंग की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे आई क्या, प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फुल बूटे बनाना शुरू कर दें, फुटा लैके सज्जे पासे ही लाना लाइया, खब्बे पासे भी लाना लाइया। आई कैप को इससे लेने देने नहीं है। आई कैप नहीं, आई कैप कहता है भाईजान मार्कर वाला चक्कर ही कोई। आपकी गेम ये है कि आपने लिमिटेड टाइम में नंबर ज्यादा लेने। आई कैप तो ये कहता है भाई अंग्रेजी भी ना लिखो, मतलब अकाउंट बना रहे हो ना आप, अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे बैंक लिख रहे हो, फिर यहाँ पे डेटर लिख रहे हो, यहाँ पे बैंक चार्जेस लिख रहे हो, यहाँ पे क्रेडिट लिख रहे हो। वो कहता भाई तुम अंग्रेजी ना लिखो, अमाउंट लिख दो बस। आप अकाउंटेंट हो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप अकाउंटेंट हो, आप मार्केटिंग एजेंट थोड़ी जिसकी अंग्रेजी ठीक होनी चाहिए। ठीक है? आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे कि जब आप उसका कोई एक वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा इन्हें की लिखा है। तो आप हैरान होंगे कि यार इन्हें सीए क्वालिफाई किया है, इतनी गंदी लिखाई, लेकिन वो सीए क्वालिफाइड है। इसका मतलब क्या है कि आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, आपकी हेडिंग मैटर नहीं करती, कंसेप्ट है, कंसेप्ट मैटर करता है। कि पता होना चाहिए कि यार ये प्लांट था 10,000 का, उसमें 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जमा होने चाहिए थे। अब यहाँ पे आपने कॉस्ट लिखी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये अंग्रेजी नहीं भी लिखी है आपने, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जमा होने चाहिए थे, ये आपको पता है। पॉइंट समझ आ गया? एक और बंदा है जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन प्लांट के ऊपर आने वाले ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को वो एक्सपेंस आउट कर गया, तो आई कैप उसकी अंग्रेजी का चार्ट डाले। आई कैप को अंग्रेजी नहीं चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, कि कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्लांट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होती है। समझ लगी? तो आई कैप कंसेप्ट को देखता है, आपकी अंग्रेजी को नहीं देखता। आप हेडिंग लगा रहे हैं, 2 लाइनें नीचे लगा रहे हैं, फिर वो
डबल कामा उधर, डबल कामा उधर, ये कोई चक्कर नहीं, आई का कोई इससे कोई लेना देना नहीं। समझ लगी? तो इसलिए मार्कर वगैरह ये सारा कुछ देखो, 10,000 बच्चा पेपर दे रहा है, 10,000 में से 9,999 बच्चे ने मार्कर इस्तेमाल नहीं किया, आप अकेले करने लगे हो। तो इसका मतलब ये एक अकेला बच्चा पास होगा क्योंकि उसने मार्कर इस्तेमाल किया, बाकी पास नहीं होंगे। तो जहाँ पे बाकी पास हो जाएंगे बगैर मार्कर के, तो आप भी तो हो सकते हैं ना। तो आपने फोकस अपना चेंज नहीं करना कि मार्कर इस्तेमाल कर लो, हाईलाइटर ले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो वाइटनर ले जाते हैं कि जहाँ पे गलती होगी मैं वाइटनर से उसको वाइट करके दोबारा लिखूंगा। नहीं, आई का भी इन चक्करों में नहीं पड़ता। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 2,000 रुपये लिखा गया ना, वो इसको ऐसे 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 कर करके ताकि मिट ही जाए, पता ही ना चले कि मैं की लिखा। आई कब कहता है यार ऐसे ना करो यार, बस आप ऐसे कर दो काफी है, पता लगा कि ये फिगर मैंने काउंट नहीं करनी, बात खत्म। ठीक है? तो वो अल्टीमेट आउटकम को देखता है कि यार आउटकम क्या निकला है, वो प्रोसेस को नहीं देखता कि आपने कितनी ज्यादा दफा कांटा मारा। समझ लगिए? और बच्चों दूसरा ये है कि आपने ना घर में बैठ के अब लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने पहले पेपर दिए एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में आपने लिखा कम था, आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढने पे ज्यादा फोकस किया था, बजाय इसके कि कैलकुलेशन करके किसी पेपर पे वर्किंग करते। तो अब आपने सवाल पेपर में लिखने हैं तो नंबर आने हैं, और आप यकीन माने जब आप लिखेंगे ना तो आपसे बहुत ज्यादा कटिंग होगी। जब आप लिखेंगे गलतियां, आप 200 लिख रहे होंगे, दिमाग में 200 होगा, लेकिन 200 लिखा नहीं जाएगा। आप 3 लिख रहे होंगे तो आपसे 3 ही लिखा रहेगा, आप कहेंगे यार 3 ऐसे तो नहीं था, 3 ऐसे था, पता नहीं। यकीन माने आप नंबर लिखेंगे, आपको नंबर लिखने नहीं आएंगे, ये कटिंग होगी, फिर आप इसको काटेंगे, फिर दोबारा करके लिखेंगे, फिर गलती होगी, फिर काटेंगे। अब आज घर जाके प्रैक्टिस कर लें, आप ऊपर से देखें ना चीजें लिखें, और पहला पेज लिखे और दूसरा पेज लिखे, आपको पता चलेगा पहले पेज में कितनी कटिंग हुई है आपकी, दूसरे पेज में कटिंग कम हो गई। तो ये लिखने की प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आपकी कटिंग खत्म हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और आपका पेपर मैनेज हो जाएगा। तो पेपर उसी का बच्चों मैनेज होता है जिसने पेपर से पहले लिखने की प्रैक्टिस की होती। समझ लीजिए, ये मेरी बात पल्ले बांध लो। आज घर जाके आपने एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ ऊपर से सोल्यूशन देख के लिख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन लिखोगे आपको पता चलेगा, पहला पैराग्राफ देखना, दूसरा पैराग्राफ देखना, आपको पता चलेगा कि पहले पैराग्राफ में कटिंग कितनी हुई, दूसरे में कितनी कटिंग हुई। ठीक है? इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो ताकि पेपर तक ये सारे मसले मसाले आपके खत्म हो जाए। ठीक है जी? ओके जी बच्चों, थैंक यू।